Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the graphs of time, velocity and speed. Let's start. ना है ग्राफ्स के बारे में नॉलेज, और आज ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे वीटी ग्राफ्स, दोज आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। लेकिन इससे पहले जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो आपके एमडी कैट के सिलेबस का बहुत प्योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि ग्राफ्स को पढ़ने से पहले स्लोप के बारे में सीखा जाए, नॉलेज अबाउट स्लोप्स एंड ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें ग्राफ्स होते क्या है, उसमें हमारी तरफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू थिंग्स क्या हैं, और फिर हम जिक्र करेंगे डीटी और वीटी ग्राफ्स का, एंड देन हम उन्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर ग्राफ्स। अगर हम ग्राफ्स के बारे में देखें तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब आपस में आप बिहेवियर निकालना चाहते हैं किसी भी ग्राफिकल वे में, तो ग्राफ्स इस्तेमाल होते हैं। सो ग्राफ्स आर बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो भी किस चीज़ की भला? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर, के बिहेवियर कैसा है असल में, और बिहेवियर किन का? बिहेवियर ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का जो बिहेवियर होगा उसको क्लियर तरह से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ्स का। अच्छा, आपके लेवल तक ग्राफ के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो बेसिकली दो हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ का एरिया क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्राफ की स्लोप बेसिकली क्या चीज़ है। हम फर्ज कर लेते हैं वी हैव एनी ग्राफ लाइक दिस। ये हमारे पास एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर मौजूद है मैं उसको एक्स ही कह रहा हूँ, जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर मौजूद है मैं उसको सिंपल वाई ही कह रहा हूँ। तो चलिए नोट करते हैं कि इन दोनों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। जब भी एरिया की बात की जाएगी तो एरिया इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस। एरिया के यूनिट्स वो होते हैं जो यूनिट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस के होते हैं। वो तो वैसे डिपेंड करता है, देखें फार्मूला क्या होगा, डैट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ ग्राफ। लेकिन एरिया के यूनिट्स क्या होंगे? डैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ एक्सिस। जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी x है और यहाँ पर क्वांटिटी y है। अगर तो मैं एरिया की बात कर लेता हूँ तो इस केस में एरिया इज इक्वल टू x टाइम्स y। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ग्राफ, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन अगर तो हम बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप को कई मर्तबा MCQ के अंदर डिफरेंट नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे कि स्लोप इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। स्लोप इज आल्सो कॉल्ड इंक्लिनेशन। इसी स्लोप को इंक्लिनेशन भी कहते हैं। अब जरा नोट कीजिएगा, फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक ग्राफ इस तरह से मौजूद है, कुछ यूं। अब जरा नोट कीजिएगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट था ए, और ये पॉइंट प्रोसेस सारा हुआ बी पॉइंट तक। ए पर जो x की वैल्यू है दिस इज x1, ग्राफ ने मूव किया बी की तरफ। बी पर जो x की वैल्यू है दिस इज x2। अगर इसी चीज़ को अब यहाँ पर देखें तो जो a की वैल्यू y की होगी दिस इज कॉल्ड y1, एंड इन द सेम सेंस जो वैल्यू b की y पे होगी दैट इज कॉल्ड y2। और जब भी हम बात करेंगे स्लोप की या फिर ग्रेडियंट की, तो याद रखिएगा कि स्लोप और ग्रेडियंट इज इक्वल टू
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस टू फिजिकल क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, या हम अगर इसको बहुत एक्यूरेट कहना चाहें तो वी कैन आल्सो से दिस कि चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस टू चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। हम इसको y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्लोप। अच्छा, इसके बाद अगर तो बात करते हैं इंक्लिनेशन की, तो स्लोप को ही हम एंगल के टर्म्स में भी कह सकते हैं, एंगल with x-axis. If this angle is theta, then slope is also equal to tangent theta. तो एंगल का बिहेवियर देख के भी हम स्लोप का बिहेवियर वहां से असेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके साथ 2-3 ग्राफ्स शेयर करूंगा और हम उनको समझेंगे। उनको समझने के फौरी बाद, चाहे हम dt ग्राफ्स पढ़ें चाहे हम bt ग्राफ पढ़ें, उनको समझना और असेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि नोट कीजिएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर करना चाहता हूं जिसकी क्वांटिटी हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। मैं अभी इन्हें कोई रियल क्वांटिटी का नाम नहीं दे रहा, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं स्लोप का। और जो ग्राफ की शेप है, ग्राफ की शेप इज समथिंग लाइक दिस, बिल्कुल इस तरह से है। अब नोट कीजिएगा ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है। शुरू में दिस वाज द वैल्यू ऑफ y और x की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। वैल्यू x की ये आ गई, कुछ देर बाद वैल्यू x की आ गई, बाद में वैल्यू x की आ गई, बाद में वैल्यू x की देखें चेंज होती जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन x के साथ अगर y के बिहेवियर को देखें तो y हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, वो तो बदल ही नहीं रहा। अगर मैं इस चीज को यूं भी देखूं कि अगर इसी ग्राफ का एंगल देखा जाए x एक्सिस के साथ, ग्राफ इज लोकेटेड दिस वे जबकि x एक्सिस इज आल्सो दिस वे, सो द एंगल इज 0। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी हमें किसी ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी या हमें एक ऐसा ग्राफ मिल जाता है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो हम कहते हैं कि इट्स स्लोप इज 0। स्लोप 0 क्यों? क्योंकि नोट कीजिएगा, क्या कुछ देर के बाद x में चेंज आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। पहले x 0 था, बाद में ज्यादा हो गया, बाद में और ज्यादा हो गया, बाद में और ज्यादा हो गया। डेल्टा x में तो चेंज आ रहा है, लेकिन क्या y में चेंज आ रहा है? तो स्टूडेंट्स देयर वाज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y एक्सिस। अब डेल्टा y इज इक्वल टू 0 और हमें तो ये बात पता है कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। So 0 by something is also 0। और मैंने भी यही बात आपको इन टर्म्स ऑफ एंगल भी बता दी। वो कैसे, जरा नोट कीजिएगा। अगर मैं स्लोप को इन टर्म्स ऑफ एंगल ले लेता तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट 0 विच इज आल्सो 0। तो हम ये बात क्लियरली असेस कर सकते हैं कि हर वो ग्राफ जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी स्लोप 0 होती है। अब ऐसे ही हम स्टडी करते हैं एक और ग्राफ को। जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राफ मौजूद है x और y, लेकिन जो ग्राफ है दैट इज समथिंग लाइक दिस। अब नोट कीजिएगा, शुरू में x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू भी क्या है? 0, बोथ आर 0। देन कुछ देर के बाद x की वैल्यू ज्यादा हुई तो y की भी ज्यादा हुई, कुछ देर के बाद x की वैल्यू ज्यादा हुई तो y की भी ज्यादा हुई, कुछ देर के बाद x की वैल्यू फिर ज्यादा हुई तो y की वैल्यू भी ज्यादा हुई। अब नोट कीजिएगा,
दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, जबकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। अगर वो ग्राफ को लफ्जों वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, जबकि अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा का मतलब है कि वो इस तरह के ग्राफ को डिस्कस करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहां से हम फर्दर देखें तो नोट कीजिएगा, क्या कुछ देर के बाद x की वैल्यू में चेंज आ रहा है? तो बिल्कुल चेंज आ रहा है, x का चेंज तो जीरो नहीं है। और क्या आहिस्ता आहिस्ता y की वैल्यू का चेंज आ रहा है? तो y की वैल्यू का चेंज भी आ रहा है, y का चेंज भी जीरो नहीं है। और अगर हम इस चीज को यूं देखें कि ना डेल्टा x जीरो ना डेल्टा y जीरो और दोनों एक खास अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये बात यहां पे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी ग्राफ जो एक स्पेसिफिक एंगल पे इंक्लाइंड हो और उसकी स्ट्रेट लाइन हो, तो उसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि रेशियो ऑफ y बाय x कांस्टेंट होती है। चलिए अब मुझे यही बात ना इन टर्म्स ऑफ एंगल भी करनी है, तो नोट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो जो एंगल मेरे पास ये है, तो लाजमी सी बात है इस पॉइंट को देखें, यही एंगल यहाँ पर भी है, इस पॉइंट को देखें, यही एंगल यहाँ पर भी है, इस पॉइंट को देखें, यही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो किसी पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेंज हुआ तो नहीं हो रहा, क्योंकि हर पॉइंट पर एंगल विद एक्स एक्सिस बिल्कुल सेम है, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट की वैल्यू भी फिर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर तो एंगल की टर्म्स में भी देखा जाता तो इस ग्राफ का, क्योंकि हर पॉइंट पर एंगल कांस्टेंट था, तो स्लोप कांस्टेंट होगी। तो ऐसा एक लीनियर ग्राफ हमें हमेशा कांस्टेंट स्लोप देता है। चलिए अब इन्हीं को क्यों ना हम कर्व की फॉर्म में डिस्कस करें। तो नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पर दो ग्राफ्स ड्रॉ करने लगा हूँ, जिनको समझने के बाद हम ग्राफ के बारे में बहुत अच्छी तरह जज कर जाएंगे। अब जरा नोट कीजिएगा, दीज आर टू ग्राफ्स इन एक्सिस x एंड y। फर्स्ट ग्राफ is something like this, second graph is something like this। हमारे पास ये दो ग्राफ्स आ गए। फर्दर अब सबसे पहले तो नोट करते हैं हम कि स्लोप की डेफिनेशन के मुताबिक स्लोप का बिहेवियर कैसा होगा। हम कोई से दो पॉइंट चूज कर लेते हैं, जैसे हमने दो पॉइंट चूज किए, एक ये पॉइंट और हमने दूसरा पॉइंट चूज किया दिस वन। अब नोट कीजिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ये है और नेक्स्ट पॉइंट पे x की वैल्यू ये है, जबकि y की वैल्यू इस पॉइंट के मुताबिक ये थी, सेकंड पॉइंट के मुताबिक y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब सर नोट कीजिएगा, दिस इज चेंज इन x, जबकि दिस इज चेंज इन y। जरा आप मुझे देख के बताइएगा, क्या ऐसे ग्राफ में x और y दोनों का चेंज बिल्कुल सेम है? तो हमें तो विजुअली नजर आ रहा है कि y का चेंज तो x से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसे ग्राफ की बात हम करें जो कि कर्व है और जो बेंड हो रहा है x से दूर y की तरफ, तो हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसे ग्राफ में जो रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x होती है, वो कैसी है? वो इंक्रीजिंग है, वो ज्यादा है। तो ऐसे ग्राफ की जो स्लोप होती है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीजिंग स्लोप होती है। अच्छा, अगर मैं इसी को इन टर्म्स में ना कहना चाहूं, मैं इनको इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म ऑफ टेंजेंट थीटा बयान करना चाहूं, तो चलिए मैं ये ग्राफ दोबारा यहीं पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। हमारे पास यही ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। हमने अब बयान करना है एंगल के टर्म्स में, तो चलिए कुछ पॉइंट्स चूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट लिया, फिर ये वाला पॉइंट लिया
और फिर ये वाला पॉइंट लिया। इन सारों का हमने एंगल देखना है विद एक्स एक्सिस। तो नोट कीजिएगा, शुरू में एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम था, कुछ देर के बाद एंगल ज़्यादा हो गया, और देखिए बाद में एंगल क्या हो गया, 90। क्या हम ये नहीं देख रहे कि जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ गए तो क्या हर पॉइंट के बाद एंगल इंक्रीज नहीं कर रहा, और क्योंकि एंगल इंक्रीज कर रहा है तो टेंजेंट थीटा इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो मैं इस लिहाज से भी तो कह सकता हूं कि अगर स्लोप टेंजेंट थीटा से भी निकालते तो क्योंकि एंगल तो बढ़ रहा है तो इस लिहाज से भी फिर स्लोप स्टूडेंट्स क्या होती, इंक्रीजिंग होती। अब चलिए क्यों ना इस किस्म में ग्राफ की बात की जाए। अगर ग्राफ ऐसा आ जाए जो कर्व है एंड विच इज बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, जो y से अवे जा रहा है, तो हम यहां पर 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि हम चेंज निकाल सकें। मैं वो 2 पॉइंट्स कुछ इस तरह से चूज कर लेता हूं कि दिस इज ओवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज ओवर सेकंड पॉइंट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू ऑन y एंड एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट की वैल्यू ऑन y एंड एक्स एक्सिस। अब जरा नोट कीजिएगा, मैंने इन दोनों पॉइंट्स के x और y पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दी। अब मैं चेंज की बात अगर करता हूं तो दिस इज द चेंज इन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का चेंज है, और अगर मैं y एक्सिस के लिहाज से बात करूं स्टूडेंट्स तो दिस इज द चेंज इन y एक्सिस। अच्छा, आप मुझे सिर्फ देख के बताइएगा कि इन दोनों में से चेंज किस में ज्यादा आ रहा है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि y का चेंज तो बड़ा कम है जबकि x का चेंज तो बड़ा ज्यादा है। अब अगर इस किस्म के ग्राफ में देखा जाए विच इज मूविंग अवे फ्रॉम x एक्सिस एंड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम y एक्सिस एंड टुवर्ड्स x, हम कह सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब जरा नोट कीजिएगा कि डेल्टा y कम है और डेल्टा x ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा x बढ़ रहा है तो नीचे है, तो स्लोप फिर उसी लिहाज से स्टूडेंट्स क्या हो रही होगी, डिक्रीजिंग, कम हो रही होगी। अच्छा, अगर इसी केस को मैं एंगल की टर्म्स में बयान करना चाहूं तो कुछ ऐसा ग्राफ है हमारा। अब यहां पर भी एंगल का बिहेवियर चेक करने के लिए हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और हर पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी निकाल लेते हैं। दिस इज एंगल इनिशियली, और आहिस्ता आहिस्ता आप क्या देख रहे हैं कि एंगल तो स्टूडेंट स्मॉल होता जा रहा है। जब आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं इन ग्राफ तो एंगल तो कम हो रहा है, और अगर एंगल कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली फिर स्लोप भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल की फॉर्म में तो स्लोप होती है टेंजेंट थीटा, एंड बिकॉज एंगल इज डिक्रीजिंग तो स्लोप इज आल्सो डिक्रीजिंग। अब आपने यहां पे नोट कर लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, बिहेवियर बताती है 2 क्वांटिटीज का। एरिया हमने शेप के लिहाज से कैलकुलेट करना होता है, लेकिन एरिया का यूनिट हमेशा वही होता है जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस का यूनिट होता है। लेकिन स्लोप में आपने डिवीजन करनी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो y एक्सिस पे है उसको डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑन x एक्सिस से, और उनके चेंज को डिवाइड करते हैं अगर आपने वैल्यू निकालनी हो तो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंक्लिनेशन हम उसको टेंजेंट थीटा भी कहते हैं। हमने भी 4 ग्राफ रेगुलर डिस्कस किए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी असाइन किए बगैर कि अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती हॉरिजॉन्टली या लाइन अगर स्ट्रेट आती इंक्लाइंड एट स्पेसिफिक एंगल, या फिर हमें कर्व मिलती तो उसमें बिहेवियर ऑफ स्लोप क्या होता। क्योंकि स्टूडेंट्स हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और हमें एक अच्छा नाउ हाउ हो गया है कि स्लोप और एरिया क्या होता है। तो अब फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ओवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, जो कि हमारे एफएससी की पार्ट 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और उसी के साथ साथ हमारा मेन टॉपिक है एमडी कैट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
और हम डिस्कस करेंगे ओवर VT ग्राफ्स विच इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। हम यहाँ पे 6 ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ स्टेट्स के बॉडी इस ग्राफ में किस किस स्टेट में है और हमें ग्राफ क्या शो कर रहा है। मैं यहाँ पे 6 के 6 ग्राफ पहले ड्रॉ कर दूंगा, देन हम उन सारों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेंगे। जैसे कि नोट कीजिएगा, अगर हम VT ग्राफ की बात करते हैं, सो टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस जबकि वेलोसिटी इज ऑन y axis. So these are the coordinates of over VT graph. अब ग्राफ किस तरह से है? This is first graph. मैं इनको नाम भी दूंगा साथ साथ। This is first graph. This is second graph. This is third graph. This one is fourth graph, a complete vertical line, fifth graph, जबकि this one resembles sixth graph. अब इनका path भी, first graph is moving like this, second one is in this direction, third one in this direction. This is the direction of fourth one, direction of fifth one, and this is direction of sixth one. ये आ गए हमारे टोटल 6 ग्राफ जो हमने डिस्कस करने हैं VT के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने सबसे पहले पढ़नी है वो कि एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज एरिया ऑफ ग्राफ? अगर एरिया की बात करेंगे, सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विच इज द प्रोडक्ट ऑफ V एंड T गिव्स अस डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सा? एवरेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं बाय द एरिया ऑफ VT ग्राफ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली स्लोप, जो हमने बहुत डिटेल से पढ़ी अभी। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस, सो डेल्टा V, and change in x-axis delta t. So students, delta v by delta t gives us acceleration. acceleration वाला कौन सा होगा? देखें, अगर तो हम बात करते हैं लीनियर ग्राफ्स की जैसे 1, 2, 5 और 6, तो इन केसेस में हम डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। लेकिन अगर तो ग्राफ कर्व में जैसे कि 3 और 4th कर्व में आ गए, तो क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा होता है, तो फिर कर्व वाले केसेस में स्लोप बताती है एक्सेलरेशन एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। तो ये बात हमने याद रखनी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये 6 ग्राफ्स हमें क्या बता रहे हैं अपने बारे में। हम स्टार्ट करेंगे बाय स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ग्राफ। जरा फर्स्ट में नोट कीजिएगा, अगर फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी की एक कांस्टेंट वैल्यू है। टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। दिस रिजेंबल्स दिस वन। तो हम ये बात भी तो कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्राफ रिजेंबल्स यूनिफॉर्म। यहां पे यूनिफॉर्म को आप कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन उसकी स्लोप क्या होती है? हमने पढ़ा ना कि व्हेन ग्राफ इज लीनियरली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 होती है। क्या हमारी ये बात सेटिस्फाई करती है? बिल्कुल करेगी। वो कैसे? इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्लोप इज एक्सेलरेशन। और हमें तो ये बात पता है अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी 0 होता है। सो व्हेन स्लोप इज 0 acceleration is also 0 because body is moving with uniform velocity. So this is the description of our first graph. चलिए
अब यहां से हम डिफाइन करते हैं ओवर सेकंड ग्राफ। तो नोट कीजिएगा, इन सेकंड ग्राफ बॉडी की वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ग्राफ कैसे आ गया? लीनियरली इंक्रीजिंग। तो सेकंड ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद uniformly increasing velocity। सेकेंड ग्राफ एक ऐसी बॉडी का ग्राफ है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, और क्योंकि ऐसे ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट होती है तो हम कह रहे हैं कि स्लोप इज कांस्टेंट। अब यहां पे ना आपने एक बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स नोट करनी है। हमने कहा कि स्लोप कांस्टेंट है और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल इंक्रीज कर रही है। क्योंकि वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एंड इफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखें यहां पर भी सेटिस्फाई हो गया। वो कैसे? कि स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसी के थर्ड ग्राफ को। तो नोट कीजिएगा, थर्ड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है विच इज अ कर्व एंड विच इज मूविंग अवे फ्रॉम टाइम एक्सिस, जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस। कर्व का मतलब ये है कि वेरिएबल इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि देखें कर्व ऊपर की तरफ को जा रही है, वेलोसिटी की तरफ को जा रही है। सो वेरिएबल इंक्रीजिंग वैसे ना इस बात को देखने का एक और वे भी होता है। वो ऐसे कि आप दो पॉइंट चूज कर लें, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो देखें कि पहले वेलोसिटी ये थी लेकिन बाद में ये है, तो वेलोसिटी पहले से ज्यादा ही हुई है। सो थर्ड ग्राफ रिजेंबल्स वेरिएबल इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो वेरिएबल इंक्रीजिंग वेलोसिटी को बयान कर रहा है। लेकिन इस तरह के ग्राफ में क्योंकि एंगल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा होता है तो स्लोप इंक्रीजिंग होती है। तो हमने कहा कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग इट मीन्स एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। और एक्सेलरेशन होगा भला कौन सा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी होगी। अब देखेंगे हम फोर्थ ग्राफ कि फोर्थ ग्राफ क्या रिजेंबल करता है। फोर्थ ग्राफ इज आल्सो शोइंग वेरिएबल कर्व थी, वेरिएबल इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा ये आप कैसे? तो नोट कीजिएगा, हमारे पास इस केस में भी आप कोई से दो पॉइंट ले लें, दिस वन एंड दिस वन। तो पहले वेलोसिटी ये थी तो बाद में तो ज्यादा ही हो गई है। सो फोर्थ ग्राफ इज आल्सो शोइंग वेरिएबल इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी अब भी ना वेरिएबली इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन किस तरह से कर रही है? अब नोट कीजिएगा, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा। अगर एंगल कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्लोप भी कम हो रही है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि स्लोप इज डिक्रीजिंग स्लोप, इट मींस डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। स्लोप भी डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग होगा। लेकिन क्या अब ये नेगेटिव हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स नहीं, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिपेंड एक्सेलरेशन पे नहीं करता, वेलोसिटी पे। हमने बोला क्या पढ़ा था? अगर वेलोसिटी
कम हो रही हो, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव। तो देखें वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, वो तो कम नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कम होना अब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ रही थी ना। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वेलोसिटी बढ़े एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग हो जाए? स्टूडेंट्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्ट कीजिएगा, एक कार मूव कर रही है जिसकी स्पीड पहले 5 थी, 5 के बाद हो गई 15, 15 के बाद हो गई 30, 30 के बाद हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। जरा नोट कीजिएगा चेंज कितना कितना आ रहा है, हर 1 मिनट के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज देखें, 0 से 5, 5 का चेंज आया, 5 से 15, 10 का चेंज आया, 15 से 30, 15 का चेंज आया, 30 से 50, 20 का चेंज आया। क्या हर इक्वल इंटरवल के बाद जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो चेंज इन वेलोसिटी भी बढ़ रहा है? If velocity is variably increasing, but if change in velocity is also increasing, acceleration भी increasing होता है और पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर बॉडी की स्पीड पहले हुई 0 से 10 और फिर हो गई 10 से 15, फिर 15 से 18, फिर 18 से 20, फिर 20 से 21, आप जरा नोट कीजिएगा, 10 से 15, 15 से 18, 18 से 20, क्या वेलोसिटी नहीं बढ़ रही? वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन चेंज के साथ क्या हो रहा है? उसका चेंज कम हो रहा है। 0 से 10, 10 का चेंज आया, 10 से 15, 5 का चेंज आया, 15 से 18, 3 का चेंज आया, 18 से 20, 2 का चेंज आया। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कम होता जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग होगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज द केस जब इन दोनों केसेस में वेलोसिटी तो बढ़ जाती है पर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में आता है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ ग्राफ की। फिफ्थ ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मैं इन दोनों ग्राफ्स को यहां पे आपको शो करना चाह रहा हूं। दिस इज फिफ्थ ग्राफ। फिफ्थ ग्राफ ये बता रहा है कि टाइम हैज स्टॉप्ड एंड बॉडी इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी, जबकि टाइम तो चल ही नहीं रहा। दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस ग्राफ को अचीव कर सके। और क्योंकि इसकी देखें एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन है जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 बनता है एंड स्लोप इज टेंजेंट 90 विच बिकम्स इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि दिस ग्राफ शोज इनफाइनाइट स्लोप या फिर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्लासिकल वे में ऐसा नहीं हो सकता कि हम टाइम को किसी भी तरीके से स्टॉप कर दें। क्वांटम वेव्स अलग हैं और क्वांटम वेव्स को हम डिस्कस भी नहीं करते क्लासिकल वेव्स के अंदर, क्योंकि वो आपस में ओवरलैप नहीं होते। नाउ ओवर लास्ट सिक्स्थ ग्राफ, तो नोट कीजिएगा कि व्हेन एट इनिशियल पॉइंट, जो कि यहाँ पर है क्योंकि ये ग्राफ यूं जा रहा है, तो बॉडी की वेलोसिटी इस पॉइंट पर ज़्यादा है और टाइम गुजरने के साथ साथ जिस जिस तरह टाइम पास कर रहा है तो वेलोसिटी पहले से कम होती जा रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वाला क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। दिस ग्राफ इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली क्यों? क्योंकि लाइन स्ट्रेट थी। तो हम कह सकते हैं कि सिक्स्थ ग्राफ रिजेंबल्स अ केस व्हेन बॉडी हैज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, हमें ये बात तो समझ आ गई, लेकिन इसका एंगल नोट कीजिएगा जरा। यहां पे दिस इज द एंगल, इस पॉइंट पे दिस इज द एंगल, इस पॉइंट पे दिस इज द एंगल, इस पॉइंट पे दिस इज द एंगल। क्या कहीं पर एंगल स्टूडेंट चेंज हो रहा है? एंगल तो कांस्टेंट है उसका एक्स एक्सिस के साथ। अगर हर जगह पर एंगल कांस्टेंट है और ग्राफ देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इट मींस कि दिस ग्राफ हैज कांस्टेंट स्लोप as well as
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा ना वो नेगेटिव होगा। दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। वाई नेगेटिव? क्योंकि वेलोसिटी अब की बार डिक्रीज कर रही है। स्टूडेंट्स दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म डीसेलरेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे हो गए वीटी ग्राफ्स। अब हमने डिस्कस करने हैं डीटी ग्राफ्स और साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम ग्राफ का नॉलेज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे डीटी ग्राफ्स उन्हीं 6 ग्राफ्स के साथ, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें ग्राफ्स की एक्सिस बदलने की वजह से बिहेवियर भी बदल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ डीटी ग्राफ्स क्या होता है। अब देखें, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस, इट मीन्स डी इंटू टी। अब हमने तो कभी dt नहीं पढ़ा, तो नोट करते हैं क्वांटिटी कोई होती भी है कि नहीं। d मीन्स मीटर, s मीन्स सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम। अब नोट कीजिएगा, यूनिट ऑफ displacement is meter, unit of time is second, so the resultant should give us the unit meter second। और हमने अपनी पूरी किताब में कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं पढ़ी जिसका यूनिट मीटर सेकंड होता है। तो ये रीज़न है कि डीटी ग्राफ्स में हम एरिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका एरिया कोई सर्टन फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम कि इसकी स्लोप क्या होगी। अगर तो हम बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप के लिए आपको पहले एक्सिस पता होने चाहिए। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसके एक्सिस कि दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। स्टूडेंट्स दिस इज टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट dt। सो अगर हम यहाँ से देखें तो स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस डेल्टा d बाय चेंज इन x एक्सिस डेल्टा d by delta t gives us velocity. So it gives us average velocity in linear cases and velocity at a specific instant, लेकिन in curve cases। तो हमारे पास यहाँ पर भी वही 6 ग्राफ्स बनेंगे जो हमने 6 VT में ड्रॉ किए थे, लेकिन क्योंकि हम इनको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं VT में, तो यहाँ इनको पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दिस इज सेकेंड ग्राफ, यहीं पे दिस इज थर्ड ग्राफ, और अगर फोर्थ को देखें तो वो भी कर्व है लेकिन इस साइड से। दिस इज फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ वन इज दिस इज फिफ्थ ग्राफ एंड दिस इज सिक्स्थ ग्राफ। डायरेक्शन ऑफ फिफ्थ ग्राफ ऊपर है, सिक्स्थ वन की डायरेक्शन नीचे है। सो दिस इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। हमने अब इन्हीं को दोबारा डिस्क्राइब करना है लेकिन dt के लिहाज से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर फ्रॉम आवर फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ये बता रहा है, नोट कीजिएगा कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। इट मीन्स कि बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट से कहीं पर आई है और वहाँ पे आके रुक गई है, और रुकने के बाद ये ग्राफ बना है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा ओरिजिन के लिहाज से। सो फर्स्ट ग्राफ ये बताता है कि बॉडी हैज़ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बॉडी के पास कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अगर नोट करें इन सेंस ऑफ स्लोप, तो हमने देखा कि y क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग, इट मीन्स कि डेल्टा d इज जीरो। सो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज जीरो। इफ स्लोप इज जीरो इट मीन्स कि वेलोसिटी is 0 in this case. So this case specifically describes when the body is at rest. अगर body rest पर होती
तो फिर हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। अगर सेकंड ग्राफ को देखा जाए तो दिस डिस्क्राइब्स कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उसी तरह से जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो दिस इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो नोट कीजिएगा चेंज तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी आ रहा है और टाइम के अंदर भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों में चेंज सेम है तो हम कह सकते हैं कि दिस ग्राफ हैज कांस्टेंट स्लोप। दिस ग्राफ हैज कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप मींस दिस ग्राफ हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इसकी स्लोप ही तो वेलोसिटी थी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस ग्राफ आल्सो शोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। आप नोट करें कैसे हमने dt ग्राफ से एक्सेलरेशन का बिहेवियर निकाल लिया डायरेक्ट। अब फर्दर हम देखते हैं थर्ड ग्राफ को। थर्ड ग्राफ जो कि ये वाला ग्राफ है, कर्व आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है जैसे वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो हमने कहा कि दिस ग्राफ रिजेंबल्स वेरिएबल इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेरिएबली इंक्रीज कर रहा है। और अगर स्लोप देखें तो याद है इसकी स्लोप भी इंक्रीजिंग होती थी, और ये वो ग्राफ है जिसकी इंक्रीजिंग स्लोप है। इंक्रीजिंग स्लोप मींस this graph is moving with, or in this graph the body is moving with increasing velocity, क्योंकि slope is actually velocity, और अगर velocity increase कर रही है so this graph also describes that acceleration of the body is positive। ये एक ऐसी बॉडी का ग्राफ है जिसका डिस्प्लेसमेंट वेरिएबली इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, उनकी स्लोप बढ़ रही थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर मैं फोर्थ ग्राफ को देखूं यहां पे तो जरा नोट कीजिएगा, फोर्थ ग्राफ इज दिस वन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट तो वेरिएबली इंक्रीज कर रहा है लेकिन स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो हम इस बात को यूं लिख सकते हैं कि फोर्थ ग्राफ इज explaining the state of a body which has variable increasing displacement। डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्लोप डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब है कि दिस बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी मीन्स कि बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर स्लोप कम हो रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन को तो नेगेटिव होना चाहिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ ग्राफ। फिफ्थ इज दिस वन, बिल्कुल सेम केस, टाइम मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो और अगर देखा जाए तो इसका तो एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ 90 है, बिल्कुल पहले की तरह। तो हम तो ये बात भी कह सकते हैं कि दिस ग्राफ शोज इनफाइनाइट स्लोप। यहाँ पर ये ग्राफ ये बता रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, क्योंकि टाइम तो बदल ही नहीं रहा। अब अगर नोट करेंगे ना आप तो टाइम का ना बदलना, टाइम का रुक जाना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन ओवर क्लासिकल फिजिक्स। सिक्स्थ की हम बात करेंगे। सिक्स्थ ग्राफ ये बता रहा है कि इनिशियली बॉडी की स्टेट ये थी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, जीरो। लीनियरली, क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी, लीनियरली डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। सिक्स्थ ग्राफ शो कर रहा है लीनियरली या फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, लेकिन कम कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है। अच्छा, अगर कम हो भी रहा है तो इसकी स्लोप क्या है, तो नोट कीजिएगा, इस पॉइंट पे ये एंगल है, इस पॉइंट पे ये एंगल है, इस पॉइंट पे भी अगर आगे जा रहा होता तो ये एंगल होता, इस पॉइंट पे ये एंगल है। क्या एंगल चेंज हो रहा है, एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, तो इट मींस कि सिक्स्थ ग्राफ की कांस्टेंट स्लोप है। कांस्टेंट स्लोप मींस कि सिक्स्थ ग्राफ हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन क्योंकि एंगल मोर देन 90 है तो इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इन दिस केस इज जीरो। ये ग्राफ बेसिकली किस स्टेट को शो कर रहा है, ये ग्राफ उस बॉडी की स्टेट को शो कर रहा है जो अपने इनिशियल पॉइंट से दूर चली गई थी और अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वापस आ रही है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है और जैसे ही वो ओरिजिन वाले पॉइंट पर आई कुछ वक्त के बाद डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। सो दिस इज द ग्राफ which resembles that body is moving towards या body is coming back to its initial point, क्योंकि अपने इनिशियल पे वापस आके अपने डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर चुकी है। और हमने पढ़ा था ना कि जब वापस आ रही होती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये थे हमारे वीटी और डीटी ग्राफ्स। अच्छा, क्यों ना अब हम साथ ही कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लें जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पास्ट में भी आ चुके हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है कि विच फीचर ऑफ द ग्राफ, which feature of graph describes acceleration। ऐसा कौन सा फीचर है ग्राफ का जो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, describes acceleration। अब जरा नोट कीजिएगा चार ऑप्शंस कौन कौन से गिवन है। और फर्स्ट ऑप्शन इज एरिया ऑफ डीटी ग्राफ, बी ऑप्शन इज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, VT graph. Charlie option is slope of DT graph, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज slope of VT ग्राफ। हमने इन ग्राफ्स को स्टूडेंट बहुत डिटेल से पढ़ा। ज़रा आप बताइए कि इन चारों में से कौन सी चीज़ है विच गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो हमने पढ़ा था ना कि स्लोप इज बेसिकली एक्सेलरेशन किस ग्राफ्स में, वीटी ग्राफ्स में। तो इन सारों में से द करेक्ट ऑप्शन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स ओवर नेक्स्ट एमसीक्यू। कहता बताएं हमारे पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है और हमने उसका पाथ ग्राफिकली नोट कर लिया है, कितना डिस्टेंस तय किया और उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये ग्राफ आपकी बुक के अंदर ही बना हुआ है स्टूडेंट्स।
हमारे पास यहाँ पे ग्राफ गिवन है, दिस इज ग्राफ वी टी ग्राफ. Readings are something like this. This is 0, this is 5, 10, 15 and 20 and this is 20. यहाँ से यहाँ तक, then same और फिर नीचे. So this is graph जो आपके एग्जाम्पल में ड्रॉ किया गया है बुक के अंदर. अब यहां से इस ग्राफ से हमें दो चीजें स्टूडेंट्स पूछी गई, मतलब ये बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं टोटल डिस्टेंस कितना तय किया हमने. सेकंड हमसे भला क्या बात पूछेगी कि बताएं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी तय थी बॉडी की. बॉडी की वेलोसिटी थी क्या एवरेज वे में. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी ऑप्शंस क्या है एंड देन हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको. और यहाँ पर ही बिल्कुल सेम केस, ऑप्शंस क्या हैं इन सेकेंड केस. और ऑप्शंस आर 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर एंड 50 मीटर. जबकि यहाँ पे ऑप्शंस आर 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर्स पर सेकेंड एंड 25 मीटर्स पर सेकेंड. हमें वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है और हम इस बात को जानते हैं कि डिस्टेंस इज बेसिकली एरिया ऑफ वीटी ग्राफ. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया. अगर यहाँ से देखें तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स. सबसे पहला वे तो ये कि आप नोट करें कि हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है. इन दोनों को सेपरेट सॉल्व कर लें और फिर बाकी देखें कि ये हमारे पास एक आ गया रेक्टेंगल, इसको सेपरेट सॉल्व कर लें. जब सबको ऐड करेंगे सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ जो कि डिस्टेंस होगा. सेकंड वे क्या है कि हम डायरेक्ट यूज करें फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसी कोई भी शेप जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल हो लेकिन इक्वल ना हो, जो कि कुछ इस तरह से बनेगी तो हम उसको ट्रेपीजियम कह सकते हैं. तो बताइए हम कैसे करें. हम दोनों वे से करके देखा कि दोनों समझ आ जाए आपको. हमारा फर्स्ट वे ये था और फर्स्ट वे इज दिस कि हम निकालें इस ट्रायंगल का एरिया. ट्रायंगल का एरिया हमेशा होता है 1/2 लेंथ विच इज 5 इंटू विड्थ दैट इज 20. ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया. नेक्स्ट में देखिएगा 5 to 15 डेल्टा एक्स कितना हो गया, 15 माइनस 5 इज 10. लेंथ इंटू यहां से लेके ऊपर तक 20 था विड्थ. दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आगे देखें फिर ट्रायंगल आ गई 1/2. दिस इज द लेंथ 20 माइनस 15 कितना आ गया 5 इंटू विड्थ. दिस वन 20 था. This is the sum of all the areas. 20 into 5 is 100/250 plus and आगे 200 प्लस ये भी आ गया 50. तो देखा कि जो हमारे पास डिस्टेंस आया that is 300 मीटर्स. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना पड़ जाता अनदर वे में तो फिर मैं कैसे सॉल्व करता, ज़रा नोट कीजिएगा. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो दो लेंथ जो आपस में पैरेलल हैं, जो कि दिस वन एंड दिस वन, उनका सम किया जाए. अब देखें 0 से 20, दिस इज 20 प्लस यह क्या है 5 से 15 कितना बन गया भला ये 10.
दोनों का सम करके उनको 2 पर डिवाइड किया जाए। पैरेलल लाइंस को सम करें और 2 पर डिवाइड करें और उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसके साथ, जो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज 20। अब नोट कीजिएगा जरा, 20 + 10 कितना हो गया 30, 30/2 कितना हो गया 15 × 20 विच इज इक्वल टू 300 मीटर्स। तो अगर तो आप में से किसी को फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आता है डायरेक्ट सॉल्व कर ले, वरना हम सेपरेट भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही स्टूडेंट्स आएगा। तो इन दिस केस द आंसर इज चार्ली विच इज 300 मीटर्स। अब हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमें ये बात पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है नेट डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 300, टोटल टाइम इज, नोट कीजिएगा यहां से लेके 20 सेकंड बने थे, 0 कट गया 0 के साथ, 30/2 इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। हम यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज ओवर करेक्ट आंसर। अब जरा नोट कीजिएगा, अगर यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो चार्ली इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। हम अब फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। विच, अच्छा WOF मीन्स विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स, शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। हम यहां पे ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे तो बताएं कौन सा ग्राफ शो कर रहा है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जो हमारा पहला केस है और फर्स्ट केस इज दिस इज VT ग्राफ और ये हमारा ग्राफ है। सेकंड केस इज दिस VT graph and this is the graph. Charlie case is this VT graph, this is the graph and delta is all of these. जरा नोट कीजिएगा, अगर फर्स्ट केस में देखें तो V और T लीनियर लाइन है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी सॉरी, जबकि कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ये ग्राफ हो गया। सो दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर बीटा पे देखें तो दिस इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जो हमारा 6th ग्राफ ने पढ़ा था अभी। तो 6th ग्राफ में यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी में क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, लेकिन है तो कांस्टेंट ही। और चार्ली क्या है, आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट and acceleration is also constant which is always 0. So students, the correct answer of this MCQ is delta. ये क्वेश्चन 2017 में पास्ट में पूछा जा चुका है and all is the correct option of this MCQ. एक क्वेश्चन हम फौरन करेंगे इस पोर्शन में, जैसे कि दैट क्वेश्चन इज, कहता अगर हम एक बॉडी को ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंक देते, हमने बॉडी को स्टूडेंट्स वर्टिकली ऐसे ऊपर की तरफ को फेंक दिया है, और बताइए फेंकने पर कि जो हमारे पास ST ग्राफ मिला, जो ST ग्राफ था दैट वाज समथिंग लाइक दिस, एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upwards and this is the ST graph। और पूछा ये गया है कि बताएं VT ग्राफ कैसा होगा।
अगर एस टी ग्राफ ये है तो वी टी ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस हमें कौन कौन से गिवन है? हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ए बी सी एंड डी। तो नोट कीजिएगा, our first option is this VT, second option is VT, third option is VT, fourth option is VT। स्टूडेंट्स ये है हमारा अल्फा ऑप्शन, दिस इज ओवर बीटा ऑप्शन, दिस इज चार्ली ऑप्शन, जबकि दिस इज डेल्टा ऑप्शन। पूछा यह गया है कि अगर ये हमारे पास एस टी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो वी टी क्या होता? ज़रा नोट कीजिएगा, हुआ क्या, हमने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट ऐसे ऊपर थ्रो किया है, वेलोसिटी इनिशियली मैक्सिमम, जैसे थ्रो किया तो वेलोसिटी आहिस्ता 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 कम हुई और टॉप पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर वो इंक्रीज हुई और फिर मैक्सिमम। लेकिन जाते वक्त वेलोसिटी कैसे थी? पॉजिटिव। तो फिर आते हुए कैसी होगी? नेगेटिव होगी। हमने पढ़ा होता है ना कि जब भी आप ऐसे थ्रो करेंगे और इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वापस आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। सो बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी फिर क्या बना कि लीनियरली डिक्रीज कर रही है, 0 हो गई, फिर लीनियरली इंक्रीज कर रही है लेकिन इन नेगेटिव वे। हमारे पास दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर, दिस वन इज नॉट लीनियर एज वेल, तो ये तो गलत हो गए। अब बाकी रह गए ए और डी। इसमें वेलोसिटी पहले 0 थी जो कि लीनियरली बढ़ रही है, लेकिन असल में तो केस ऑपोजिट था, जब थ्रो किया तब मैक्सिमम थी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुई है, जब थ्रो किया मैक्सिमम थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होके 0 हो गई एट टॉप पॉइंट और फिर बढ़ती गई लेकिन इन नेगेटिव वे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ ओवर दिस एमसीक्यू। चलिए अब हम फर्दर एक क्वेश्चन करते हैं और हम उस पर नोट करेंगे मतलब करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमने देखना है एक अनदर एमसीक्यू जिसमें हम ये देखेंगे कि इफ अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, एक कार है जो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो बताइए कि उसका ग्राफ कौन सा करेक्ट है? विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट? विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन? नोट कीजिएगा यहां पर भी हमें ये 4 ग्राफ्स स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं। फर्स्ट ग्राफ नोट कीजिएगा, दिस इज ए टी ग्राफ जो कुछ ऐसा है। सेकंड ग्राफ नोट कीजिएगा, दिस इज वी टी ग्राफ जो कुछ ऐसा है। थर्ड ग्राफ नोट कीजिएगा, डी टी ग्राफ जो कुछ ऐसा है। एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। कहा क्या है? कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। तो ना तो ये बना ना तो ये बना। अच्छा, अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड है तो इसका मतलब है कि उसकी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, स्लोप भी कांस्टेंट हुई, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हुआ। तो स्टूडेंट्स दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू। इसके बाद फौरी हम एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स ड्रॉ करेंगे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बताइए इफ अ बॉडी इज मूविंग विद, अगर बॉडी मूव कर रही है, इफ द बॉडी इज मूविंग विद
यूनिफॉर्म velocity, then which of following graph is correct? फिर कौन सा ग्राफ बिल्कुल ठीक होगा ऑप्शंस में से? तो चलिए हम ग्राफ की ऑप्शंस को देख के इस बात का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज समथिंग लाइक दिस। सेकेंड ऑप्शन इज दिस। थर्ड ऑप्शन इज दिस एंड डेल्टा ऑप्शन इज स्टूडेंट लाइक दिस। हमारे पास दो AT ग्राफ्स गिवन हैं, एक VT और एक DT, और कहा क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है ना वो तो कांस्टेंट है, वो तो बदल ही नहीं रही। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इट मींस एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। अच्छा, क्या ये ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट होने का है? नहीं। क्या ये दो ग्राफ एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के हैं? नहीं। तो अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मींस कि dt की स्लोप वेलोसिटी होती है, तो इसकी स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स दिस इज ओवर करेक्ट आंसर इन दिस केस। लास्ट MCQ के बाद अपना टॉपिक हम एंड करेंगे और ये आपने बताना है, ये एक MCQ मुकम्मल तौर पे ये बात जाहिर कर देगा कि आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं। नोट कीजिएगा, DT ग्राफ गिवन है एंड ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। हमारे पास यूं ग्राफ है, दिस इज 0 A B C एंड D, और पूछा यह गया है कि बताएं बिहेवियर ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। बिहेवियर ऑफ एक्सेलरेशन हमने बताना है कि वो क्या होगा। नोट कीजिएगा ऑप्शंस में अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। जो हमारी अल्फा ऑप्शन है दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर पॉजिटिव और फिर जीरो। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, जीरो एंड देन इट्स नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, जीरो। ये चार क्यों आ रहे हैं? हम असल में 4 इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। 0 से A ये 1 है, A से B 2, B से C 3, C से D 4, तभी हमने 4 साइंस को असाइन किया है। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? DT ग्राफ है, जब O से A गए तो देखा कि स्लोप तो डिक्रीज हो रही है। और नोट कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रही है इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि dt की स्लोप वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी के डिक्रीज होने का मतलब भला क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। A से B देखिएगा, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज जीरो। इफ वेलोसिटी इज जीरो एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट पे होती है ऐसे ग्राफ में। B से C में देखिएगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जिसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा। और C से D का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने सारे ग्राफ्स पढ़े हुए हैं DT में। C से D का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन तब भी क्या होता है? जीरो। जरा नोट कीजिएगा, नेगेटिव, जीरो,
पॉजिटिव 0. So our correct option is actually डेल्टा. स्टूडेंट्स ये था आपका ओवरऑल लेक्चर ऑन ग्राफ्स, VT एंड DT.